बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब के बासी हो जाएं होशियार। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। मुल्तान, बहावलपुर, कोट अदू में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 5 ता 8 जुलाई डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिश का इम्कान। भक्कर, लिया, मियांवाली, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। 6 जुलाई से डेरा गाजी खान डिवीजन में सैलाब का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में अलर्ट। PDMA के मुसाफिरों को मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी बताइएगा, बारिशों का सिलसिला कितने दिन जारी रहेगा और बारिशों से किसानों को क्या नुकसान पहुंचने का अंदेशा है? जी बिल्कुल, ये बारिशें बरसाने वाला जो नया सिस्टम है वो आज रात जो है पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा और कल से जो है वो बारिशें जबकि 5 जुलाई से डेरा गाजी खान में तेज बारिश के मकामात ये प्री मानसून सिस्टम है जो मानसून से पहले बारिश करता था। इस दफा मानसून की जो सूरत जल्दी आ गई जो है तो जल्दी शुरू होगी। बारिशों का सिलसिला जो है ये जो नया सिस्टम है इसके तहत 8 जुलाई तक जारी रहेगा और इसमें खर्चा ये भी है कि जगह पर जो है वो बारिश ऐसी तेज हो सकती है जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से PDMA ने भी एक अलर्ट जारी किया है और तमाम मुतल्लिका इदारों को खबरदार किया गया है कि बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है और उससे जो है कहीं जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और अर्बन फ्लडिंग की तमाम शहरियों को कहा गया है कि वो भी इस सारे अरसे में मोहतात रहें और सफर में जो है गैर जरूरी एहतियाती परहेज करें और जो है न सिर्फ जब बारिश हो रही हो तो बिजली की तस्वीरात भी दूर है बल्कि ऐसी हादसे और दीवारें जो कच्ची हों और सीधा हों उनसे भी दूर रहें। शदीद बारिशें होती हैं तो हमारे यहाँ जो पंजाब ज़राअत का हब है ज़राअत पर भी इसके असरात हासिल होंगे। खासतौर पर कपास की फसल जो है अभी बिजाई के मरहले से बाहर निकली है और अभी छोटी है फसल, तो ये खदशा है कि अगर कहीं मूसलाधार बारिश होती है तो अगर खेतों में पानी खड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है तो फिर फसल तबाह होने का अंदेशा होता है। इसलिए काश्तकारों को कहा गया है कि वो एहतियात करते हुए अपने खेतों में नकासी का रास्ता जरूर रखें और अगर कहीं तेज बारिश हो जाती है तो जहाँ पर पानी खड़ा हो तो पूरी तौर पर कोशिश करें कि उस पानी को खेत से निकाला जाए। अगर वो 24 घंटे से ज़ायद खड़ा हो जाएगा तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खतरा है। अब ये ताज़ा सिस्टम के तहत जो है मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। खासतौर पर जो डेरा गाजी खान के कबायली इलाके हैं और कोहे सुलेमान के इलाके हैं वहाँ पर जो है तेज़ बारिशें मुतवक्को है और इन बारिशों से न सिर्फ वहाँ पर जो है सैलाबी की होगी बल्कि जो रोडगोइयाँ हैं, सैलाबी नदी नाले हैं, उनके अंदर भी जो है वो सैलाब का खदशा है और इस हवाले से भी अलर्ट किया गया है कि अगर पहाड़ी सिलसिले में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो रोडगोइयों के करीब बसने वाले लोग जो है वो मोहतात रहे और इनमें अगर सैलाबी सूरत पैदा होती है तो अपने आप को बचा कर रखें। PDMA की तरफ से ज़िलाई हुकाम को भी हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से तैयारियाँ रखें और अगर बारिशें कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और फिर जो है सैलाबी नदी नालों में भी पानी आ सकता है। इस हवाले से काश्तकारों को भी एक वार्निंग जारी की गई है। उसमें कहा गया वो मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहे, जानते रहे कि मौसम में क्या तब्दीली आ रही है और बारिशें जो है वो किन इलाकों में तवक्को है। स्पेसिफिकली अपने अपने इलाकों के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे और साथ साथ जो है अपनी फसलों के हवाले से मोहतात होते हुए नकासी का रास्ता जरूर रखें। कपास की फसल क्योंकि बहुत हिसास फसल होती है और ये पानी को जो है वो पसंद नहीं करती है फसल, तो इसलिए कोशिश की जाए कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके फसल के अंदर अगर कहीं पानी खड़ा होता है तो उसको निकाला जाए। बाकी जो फसलें हैं वहाँ भी अगर पानी बहुत ज़्यादा देर खड़ा हो जाता है तो फसलों को नुकसान पहुँचता है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो है यहाँ पर जो है नकासी का रास्ता जरूर रखा जाए। तमाम मसला के डिप्टी कमिश्नर्स की जो है उनको हिदायत की गई है कि वो अलर्ट हो जाए और अपने जो शहरी दिफा के इदारे हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं या दीगर ज़रूरी मशीनरी है उसको मुतहरिक रखें और सारी सूरत से निपटने के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार रहें। जी बहुत शुक्रिया अमजद बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब ने खतरे की घंटी बजा दी। मानसून बारिशों से पहले ही दरियाए चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला कौंसिल की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी दरियाए बुर्द होने लगी।
चनाब के नारा पार्क में भी पानी दाखिल होने लगा। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के सीज़न से कबल ही मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब ने कटाव शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जो ज़िला कौंसिल की सरकारी अराजी पर बनाया गया पार्क है, इस वक्त वहाँ पर हम मौजूद हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ चलें अगर थोड़ा सा तो आपको दिखा सकें। तो पानी की स्पीड जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आगे जो है वो नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह जो है वो किसी भी वक्त जो है वो नीचे यहाँ से जा सकती है। लोगों को यहाँ पर ख़ासी मुश्किलात का सामना है क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी से दरिया का जो कटाव है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जो मकामी किसान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फसलात यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। भाईजान आगे आइएगा, ज़रा बताइए कि क्या सूरत हाल है। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खड़ना भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। दरिया जो है वो कटाव शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? ये चनाब के साथ ही हमारा रकबा है, वहाँ पे हमारे बागात वगैरह भी हैं और काफ़ी खेतें वगैरह भी हमारी लगी हुई हैं और हमारा यहाँ पे जानवरों का भाना भी है जो कि पानी की कटाव की वजह से वो सारे जानवर बह गए हैं और हमारे बाग भी सारे गिर गए हैं और फसलें काफ़ी सारी तबाह हो गई हैं। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से इल्तमास है कि यहाँ पे आकर इसको चेक करके जो जो हिफाजती इक़दाम हैं वो करें ताकि हमारे माली और जानी नुकसान से हमें बचा जा सके। माली और जानी नुकसान से बचा जा सके। यहाँ जो मकामी अफराद हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि अभी तो मानसून सीज़न जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। मुजफ्फरगढ़ में बारिशें नहीं हुई तो दरिया का बहाव जो है वो इतनी शिद्दत के साथ जारी है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इसमें अभी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा पर महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां सस्ती हो गई। मियां वाली के मकीनों के लिए अच्छी खबर, देसी लहसुन की कीमत में भी हैरत अंगेज कमी। देसी लहसुन की कीमत में भी 200 रुपए किलो की कमी। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मकामी सब्जी की मार्केट में आमद से सब्जियों की कीमतें जो हैं उनमें अच्छी खासी कमी आ चुकी है। अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर ईद से कबल 200 रुपए किलो बिकता रहा है। आज टमाटर की कीमत जो है 80 रुपए किलो हो चुकी है। उसके अलावा करेला और भिंडी 110-120 रुपए किलो बिकता रहा है ईद से कबल, लेकिन आज इन दोनों सब्जियों की कीमत जो है 80 रुपए तक आ चुकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। मकामी सब्जियों की कीमत में कमी हो गई है क्या? जी बिल्कुल, ये जो है पहले टमाटर 200 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो हो चुका है क्योंकि ये भी मकामी सब्ज़ी आती है तो इससे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क कैसे पड़ता है, क्योंकि 200 रुपये किलो टमाटर था, अब 80 रुपये किलो मिल रहा है और इससे बेहतरी आएगी। मकामी सब्ज़ी आती है तो बेहतरी आती है। और अब ये करेला महंगा था, अब सस्ता हो चुका है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह और भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि करेला सब्जियां सस्ती हो चुकी हैं। आप बताइएगा, यकदम सब्जियां अच्छा खासा सब्जियों की निर्खों में कमी आ गई है, क्या वजह है? कौन कौन सी सब्जियां मजीद कम हुई हैं? भिंडी में और करेले में और टमाटर में और नेमन में, नींबू में। ये मकामी सब्जी के लिए, इसलिए इससे और मज़ीद ही कमी होगी। मकामी सब्जी जब भी चलती है ना, इससे कम रेट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस दुकानदार की बात सुनी कि जैसे ही मकामी सब्जी मार्केट में आती है तो मज़ीद भी रेट जो हैं कम हो जाते हैं। अगर देसी लहसुन की बात की जाए तो वो भी 200 रुपए किलो, उसमें भी कमी आई है किलो के हिसाब से। सब्जियां सस्ती हो चुकी हैं और दुकानदार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मकामी सब्जियों की आमद से सब्जियों की कीमतों में कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। आपको बताएं, मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, हुकूमती रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। एलपीजी का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी 210 रुपए फी किलो में फरोख्त। एलपीजी सार्फिन महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है। अब एलपीजी की कीमत कमी के बाद 177 रुपए फी किलो में फरोख्त होनी थी। सरकारी नस्ल जो है वो 177 है, लेकिन मार्केट में जो सूरत हाल है वो बरक्स नज़र आती है। मार्केट में गैस जो है वो तो 210 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जिससे आम शहरी, घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है कि सरकारी रेट 170 है, मार्केट के 210 हैं, ये गैप क्यों आ रहा है? सर सरकारी रेट तो निकला है लेकिन गैस नहीं मिल रही हमें। जब गैस सरकार देगी तो हम भी सस्ती करेंगे। उसके बाद के गाड़ी का खर्चा है, रास्ते का लेके आने का, मजदूर है, मुलाजिम है, फिर गैस यहाँ पे पहुँचती है।
ठीक है, उससे फिर 170 रुपये तो वो वहाँ से मिलती है, रास्ते का जो खर्चा है वो फिर 200 रुपये पड़ती है हमें। गैस जो है 177 की बजाय 210 इसलिए फरोख्त करनी पड़ी। उनका कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर ऐसा होता है गैस पीछे से नहीं मिलती। सार्फिन भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ऐलानात करती रहती है गैस कम कर दी, लेकिन गैस कम नहीं हो रही, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे ही हुकूमत ने रमज़ान में गालबन या रमज़ान के बाद पेट्रोल का ऐलान किया कि गरीब आवाम को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे काम होगा। वो 6 हफ्ते भी गुजर गए, ना पेट्रोल सस्ता हुआ। अब LPG है, ये पहले दौर में 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये किलो LPG थी, लेकिन अब 210 रुपये है। इससे पहले 300 थी, चले अब 210 है, ये महंगी है। सवारी जो है वो किराया अपने मुताबिक, रूटीन के मुताबिक देती है, गैस जितनी भी महंगी हो। तो हुकूमत से यही अपील है कि जो ये सब्सिडी देते हैं, अगर सस्ता करते हैं तो दुकानदारों को कहें कि जिस रेट पर आपने जो रेट निकाला है वो हमें मुकम्मल तौर पर मिले। सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो सरकारी रेट निकाला है उस रेट पर गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाए, ताकि रिलीफ जो है वो गरीब आवाम तक पहुंच सके। ना रिलीफ जो है वो ऐलाना तक महदूद ना रहे, बल्कि आम मार्केट में लोगों को मिले। LPG की सरकारी और मार्केट की कीमतों को दरमियान जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान। अब आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर किराए बढ़ा दिए गए। सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट साजिद अवान की खसूसी गुफ्तगू में क्या कहना है, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, डीजल की बात करते चलें तो डीजल के रेट में 7 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्टर जो हैं वो उनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुई है। इस पर बात करने के लिए सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप साजिद भाई, किस हद तक जो है वो असर हुआ कारोबार पर? और आप जनूबी पंजाब भर को देख रहे हैं, जनूबी पंजाब के सदर हैं, क्या कहेंगे, क्या रेट बढ़ने के बाद आप लोगों की जानिब से कुछ किराए जो हैं वो भी बढ़ाने का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डीजल जो बढ़ता है तो किराए तो डेफिनेटली बढ़ते हैं, और इसका जो है जो कार्गो जितनी हमारी जो आ रही है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है, तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है डीजल के बढ़ने से। अब हमारा जो खर्चा है कराची का, फॉर एग्जांपल ये 7.5 रुपये रेट जो बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम हमारा 20 से 25 हज़ार किराया हमें बढ़ाना पड़ेगा कराची से, और यहाँ से 8-10 हज़ार। तो उसका जो जितना भी असर होगा वो एंड यूज़र आवाम पे ही पड़ना है। और डीजल के बढ़ने के साथ साथ सिर्फ डीजल नहीं बढ़ता, साथ ऑयल भी बढ़ जाता है, और जितनी भी गाड़ियों से रेलेवेंट जितने भी पार्ट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ग्रीस बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमने फिर जो है ना किराए बढ़ा के पूरे करने होते हैं। तो किराए तो अंडरस्टूड बढ़ेंगे डीजल के बढ़ने के साथ साथ। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि वो डीजल को कंट्रोल किया जाए, डीजल के रेट कम किए जाएं, ताकि ये रिलीफ आवाम को मिल सके और महंगाई कम हो सके। डीजल के रेट बढ़ने के बायस जो किराए हैं वो भी बढ़ गए हैं, और एंड यूज़र आवाम को जो है वो तमाम किरायों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इससे महंगी होंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इन रेट्स को कम करे ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। अब आपको बताएं, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन वसाइलिस्तान का गढ़ बन गया। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर ख्वार होने लगे। रेलवे स्टेशन पर सफाई का इंतजाम और इंफॉर्मेशन सेल नाकाम। स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अगर बात करें सफाई के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, खाने पीने की चीज़ें जो स्टॉल लगाए गए हैं उनके हवाले से, इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें और इंफॉर्मेशन डेस्क के हवाले से, तो इधर बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इन हवाले से क्या कहना है, किन मसाइल का सामना है। ना ही तो कोई सामान की चेकिंग की जाती है, ना कोई सिक्योरिटी का निज़ाम। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, कम है, एक है पूरे स्टेशन में यहाँ पे। तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम जैसे माहौल है आजकल जितना दुश्मन मुखालिफ पार्टियाँ भी हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, और सामान भी वो भी नहीं कोई चेक कर रहा। सफाई तो वाकई सफाई जो है ना, सफाई है ही नहीं है।
صفائی نہیں ہے. آپ وہاں پہ دیکھنے وہ پٹری کے نیچے دیکھیں آپ کتنا پانی اور کتنا گند ہے, کوئی صفائی والا نہیں ہے. نہ ہی تو کوئی صفائی کا نظام ہے. اگر جو سٹالز لگائے گئے ہیں ان پہ بھی جو ہے خود ساختہ مہنگائی کر کے وہ چیزیں بھی مہنگی دی جا رہی ہیں. سیکورٹی کا نظام بھی جو ہے وہ بالکل درم برم ہو چکا ہے. ایک اہلکار جو ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن پر تعینات کیا گیا ہے. ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو چکی ہے, بالکل ناکام ہو چکی ہے. مسافر جو ہیں ریلوے انتظامیہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ جو انتظامات بالکل ناقص کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ رانا بلال. اب آپ کو بتائیں ٹی ایچ کے اسپتال علی پور عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام. ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انسولین نایاب. گزشتہ 15 روز سے ٹی ایچ کے اسپتال میں انسولین غائب. انسولین کی عدم دستیابی کے باعث شوگر کے مریض پریشان. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 روز سے ذیابیطس انسولین کی فراہمی بند ہے. بیت المال کے تعاون سے انسولین کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا عمران سے. جی بالکل, گزشتہ 15 روز سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کی دستیابی جو ہے وہ بند کر دی گیا ہے. انسولین کی عدم دستیابی کے باعث جو شوگر کے مریض ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے, جبکہ دوسری جانب تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انسولین جو ہے 15 روز سے بند ہو چکی ہے, لیکن بیت المال کی تعاون سے جو ہے جو غریب مریض ہیں ان کو جو ہے انسولین دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے ساتھ جو ہے فارمیسی اور میڈیکل اسٹوروں پر بھی انسولین کا بحران پیدا ہو چکا ہے, جس کے باعث جو ہے ذیابیطس کے جو مریض ہیں وہ نہایت ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جو ذیابیطس کے مریض ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں انسولین کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. جی بہت شکریہ عمران, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھے آپ کو بتائیں کوٹ ادو انتظامیہ کی غفلت کی انتہا. شہر کے وسط میں بنائے گئے گرین بیلٹ گندگی کے انبار میں تبدیل. پانی نہ ملنے کی وجہ سے گھاس خشک ہو گئی. متعدد جگہوں پر تجاوزات مافیا نے بھی پنجے گاڑ لیے. مزید جانتے ہیں شفقت ملانا سے. ہاں جی بالکل, شہر کے بیچ میں بنائی جانے والی جو ہے گرین بیلٹ اس وقت اجڑ چکی ہے. یہاں پہ جو گھاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. گرین بیلٹ اس وقت گندگی کے انبار میں تبدیل ہو چکے ہیں. جگہ جگہ گندگی کے انبار لگ چکے ہیں. اس کی نہ ہی کوئی دیکھ بھال کی جاتی ہے. گھاس جو ہے گل سڑ چکی ہے. مزید میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے. جی سی دسے سو سارا مطالبہ ہے جو بھائی کمیٹی والے آمن کو تلر سلر نما پاون وہ بعد ڈیکوریشن کرن کو پودے شودے آمن کو ماحول بنے کہ آن ون والے بھی دیکھن بھائی ماحول ہے کوٹ دا. جی بالکل, یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گرین بیلٹ کو دوبارہ خوبصورت بنایا جائے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے شہر کی خوبصورتی کے بارے میں. دوسرا اگر میں بات کرتا چلوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوردو پاور اسٹیشن کیپکو موجود ہے, جس نے سٹارٹ میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ گرین بیلٹ اور پارکس بنا کے دیے جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو جام آفتاب اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھے ان کی جانب سے بھی کیپکو کو آگاہ کیا گیا, لیٹر جاری کیا گیا کہ گرین بیلٹ اور پارکس بنوا کے دیے جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا ٹرانسفر کروا دیا گیا. ان کے جانے کے بعد یہ گرین بیلٹ بالکل مکمل طور پر اجڑ چکی ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس گرین بیلٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ چکی ہے وہ دوبارہ. بہت شکریہ شفقت ملانا, آپ تفصیلات سے آگاہ کریں. تب آپ کو بتائیں پنجاب سوشل سیکیورٹی فنڈ سے مستفید ہونے والے فنکار پریشانی کا شکار. ملتان سے تعلق رکھنے والے فنکار 55 سالہ رانا اسلم کا کہنا ہے کہ اس عمر میں فنکاروں کو کوئی کام نہیں دیتا. بزرگ فنکاروں کو فراہم کردہ فنڈز کی رقم میں اضافہ کیا جائے. مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق. جی مختلف فنون کو اپنی ایک عمر دینے والے جو فنکار ہیں وہ اب مسائل کا شکار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سلیم صاحب, جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں, سٹیج ہے, اس کے علاوہ فلمز اور ڈرامے, وہاں پر بطور میک اپ آرٹسٹ انہوں نے کام کیا ہے اور حکومت کی جانب سے ان کو ماہانہ جو پینشن یا وظیفہ جس کو کہیں گے وہ بھی فراہم کیا
جاتا ہے، لیکن اس کی اگر ہم بات کریں اس وظیفے کی تو وہ بہت زیادہ کم ہے آج کے اس مہنگائی کے اس دور میں ان افراد کے لیے، ان فنکاروں کے لیے جن کی عمر 50 سال سے زائد ہو چکی ہے اور وہ اب چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر یا تو اپنے اس ہنر کو استعمال کر سکیں یا کسی طرح سے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں. ان کے لیے کیا خدشات ہیں یا ان کو کیا خطرات لاحق ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تقریباً 35-36 سال سے میں فنون لطیفہ کی خدمات دے رہا ہوں، ایز اے آرٹسٹ بھی اور میک اپ آرٹسٹ بھی. میرے ایک نجی چینل پہ 50 سے زیادہ ڈرامے چلے، بہت اچھے، اور جب دور رہا تو سب پیار کرتے تھے. اب تو اپنے بھی دور ہو گئے. مسائل یہ ہیں، گورنمنٹ 5,000 دیتی ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پہ 9,000 انہوں نے کیا ہے. ہمیں جو ہے تقریباً عرصہ دراز سے یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پھر ہر مہینے نہیں ملتے، ہمیں 3-3 4-4 مہینے کے بعد ملتے ہیں. 6-6 مہینے بھی بعض ٹائم گزر جاتے ہیں. گھر کے حالات ایسے، میرے اس دفعہ کا بل 10,000 کا ہے بجلی کا. مجھے بتائیں میں کہاں سے دوں؟ میٹر تو کاٹنے والے آ جاتے ہیں. واپڈا والوں کو سہولت اتنی، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہمارے اوپر سب ہر قسم کا ٹیکس ہے، لیکن ہمیں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. میری اس وقت 50 سال سے ابو ہے، تقریباً 55 سال کے قریب، 65 سال ویسے میری ہے، اور 40-45 سال سے میں خدمات کر رہا ہوں اس شعبہ میں. اب بھی میں کرتا ہوں، کوئی بلواتا ہے تو میں جاتا ضرور، لیکن اب اتنی سورسز نہیں ہو رہے کہ میں انکم کو کوئی. میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا، نگران گورنمنٹ سے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو سے، کہ وہ ان کو چاہیے کہ ہم جیسے جو ہے نا جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے وہ کریں. جیسے وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں انہوں نے 4.5 کروڑ کا انہوں نے اضافہ کیا اور وہ فنڈ تک لے گئے. ان کی بات سنیے کہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے یہ آپ دیدہ ہو چکے ہیں اور اپنا پرانا وقت یاد کر کے انہوں نے کتنی زیادہ جو ٹی وی کے لیے وہ خدمات ہیں وہ سر انجام دی ہیں. بہت سے جیسا کہ چونکہ یہ میک اپ آرٹسٹ رہے ہیں اور سکرین کو خوبصورت بنانے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن جو ان کو حکومت کی جانب سے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے 5,000 روپے، وہ بہت زیادہ ان کے لیے کم ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فنکاروں کے لیے حکومت کچھ خاص اقدامات کرے. جی.